हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, उसके बाद हम लोग फटाफट से अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। पूनम जी, विनोद कुमार, राजेश कुमार, निशा यादव जी, अरुण कुमार, विश्व प्रकाश जी, सभी लोग एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, सब ठीक है तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। और एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। ठीक है भाई, सेशन को सभी लोग शेयर करके आइए। चलिए, सब ठीक है तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ठीक है, आइए चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग बताइए, कल का जो सेशन था आपका, नहीं सॉरी, परसों का जो सेशन था, जो आपकी मैराथन क्लासेस चली थी, वो कैसा था? एक बार सभी लोग बताइए फटाफट से कमेंट करके। चलो बढ़िया, ऑल क्लियर, ओके, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, शुरू करें क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइए, अच्छा बिना देरी के आ जाते हैं। चलो, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखिए। टर्नर सिंड्रोम्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में पूछा है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, चलिए भाई, टर्नर सिंड्रोम में बताएंगे कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आ जाइए देखते हैं। चलिए, ओके, देखिए, 3-4 टाइप के आप क्या पढ़ते हो, क्रोमोसोम्स में डिफेक्शन पढ़ा जाता है ना, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो नॉर्मल आप देखते हो एक्स वाई क्रोमोसोम्स, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, तो उसमें क्या होता है, किसी न किसी वजह से अगर कोई कमी आ जाती है तो वो डिफिशियंसी आ जाती है, कहेंगे क्यों भाई। और अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर हम टर्नर सिंड्रोम्स की, तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, फीमेल्स में। ऐसी स्त्रियों में क्या होता है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और कहेंगे कि जो सेक्सुअल करेक्टर्स हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाते हैं। ऐसी ऐसी वुमेन्स जो होती हैं मोस्टली कहेंगी कि वो, एक तो उनका कहेंगे सेक्सुअल साइकिल नहीं चलेगा प्रॉपर, जिसकी वजह से वो फर्टिलाइज नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है। चलिए भाई बताएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा है। 46 होगा, 45 होगा, 47 होगा, या फिर 48 होगा। चलो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं। चलिए, और लोग आंसर करिए, और लोग आंसर करेंगे भाई। गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, चलो फटाफट से आंसर करेंगे। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मैम, ये क्लास 12 बजे तक होगा। अमृता जी, अभी क्लास स्टार्ट ही हुआ है आपका, 12 बजे के बाद तक होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 आवर की ये क्लास होती है आपकी। ठीक है, जो रेगुलर आप क्वेश्चन करते हो 60, उतने क्वेश्चन ही होंगे। तो लेट्स सी कितने देर तक क्लास चलती है आपकी। चलिए, ठीक है। हाँ, तो भाई यहाँ पर आपसे बात हो रही है कि टर्नर सिंड्रोम में कितने नंबर होते हैं, तो बताएंगे कि 45 होते हैं। क्यों, कितना होता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 45 क्रोमोसोम होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये ज्यादातर किन में होता है, वुमेन्स में देखने को होता है, वुमेन्स में देखने को मिलता है। ऐसी स्त्रियों में सेक्सुअल साइकिल प्रॉपर नहीं डेवलप होती है, उनका जो बॉडी है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल हार्मोन प्रॉपर काम नहीं करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया मिथिलेश कुमारी जी, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी स्त्रियों को कहा जाता है नपुंसक होती हैं, है ना, अनफर्टिलाइज होती हैं। इनमें इनमें क्या होगा तो बताएंगे कि इनमें आप देख सकते हो जो सेक्सुअल साइकिल, या फिर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, इसको तो क्या कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है मोनोसोमी, है ना। अगर आपसे पूछा जाए तो मोनोसोमी। एक आप पढ़ते हो ट्राइसोमी। ट्राइसोमी किसको बोलते हैं, जिसपे क्या होता है, एक्स एक्स वाई आ जाता है। ये ट्राइसोमी कौन सा कहलाता है? चलिए, ट्राइसोमी के बारे में बता दीजिए एक बार फटाफट से। ट्राइसोमी क्या कहलाता है, सभी लोग कमेंट करिए।
चलो भाई, बताइए ट्राइसोमी बफरिंग, व्हाट बफरिंग? चलो ये आंसर दो, ट्राइसोमी जिसपे एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, ये क्या कहलाता है, किस नाम से जानते हैं इसको, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया पूजा चौधरी जी, एकदम बहुत सही जवाब। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, इसको कहा जाता है क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लियर, क्या कहेंगे तो क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, बहुत सही। 2n+1 हो जाता है ना, या फिर सीधे सीधे कहा जाए 44 का 44 गुणसूत्रों में क्या होता है, एक्स एक्स वाई ये हो जाता है, इसको कहा जाता है क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। और जब क्या होता है, जब आप पढ़ते हो 46+1 हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, इसको भी बताइए। 46+1 ये भी क्या कहलाता है, इसको क्या कहेंगे, 21वें जोड़ी के गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 होते हैं, 2n+1 होता है, तो इसको भी क्या कहा जाता है, ये कहलाता है डाउन सिंड्रोम। क्यों भाई, ये कहलाता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, चलिए तो समझ आ गया। हाँ बहुत बढ़िया, फीमेल लाइक अपीयरेंस हो जाती है मेल में, मिथिलेश कुमारी जी बहुत सही। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड स्टेमेटा आर फाउंड इन, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आइए सभी लोग बताएंगे। सेकंड स्टेमेटा आर फाउंड इन, कहां पर देखने को मिलते हैं, हाइड्रोफाइट्स में, मीजोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में, या फिर नन ऑफ दीस में, इनमें से किसी में नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सभी लोग बताएंगे जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बताइए फटाफट से सभी लोग। क्वेश्चन पूछा है सेकंड स्टेमेटा आर फाउंड इन, चलो भाई। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेमेटा कहां पर पाए जाते हैं। चलो तो ये कहां पर पाए जाते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छे, ये पाए जाते हैं मरुस्थलीय पौधों में, और ये इसलिए होते हैं ताकि यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो। क्यों भाई, ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सेकंड स्टेमेटा आर फाउंड इन जीरोफिटिक प्लांट्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बाकी लोग भी आ जाइए। मैम आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, अच्छा जी। क्यों डेली नहीं अच्छे लगते नेहा जी, डेली नहीं अच्छे लगते, हाँ बताइए, हम डेली नहीं अच्छे लगते आपको। चलिए अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन है। इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर, फ्यूनेरिया के परिमुख में दांत होते हैं। पेरिस्टोम टीथ कैसे प्रेजेंट होते हैं, कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है, ये दिया है ऑर्थोडोंटस टाइप, आर्थोडोंटस टाइप के होते हैं। बी ऑप्शन दिया है निमेटोडोंटस टाइप होता है। सी ऑप्शन दिया है एम्फीडोंटस टाइप, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अच्छा आज सबसे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, आपकी मैराथन क्लास ली गई है, उसके बाद एक दिन का रेस्ट लिया गया है, तो थोड़ा सा एनर्जी वापस से फ्लो में लाने के लिए, क्योंकि पता है क्या हुआ, जब क्लास लेके गए तो गला बिल्कुल ही बंद हो गया था, गला चल ही नहीं रहा था, तो कल की क्लास इसी वजह से फिर आपकी पोस्टपोन की गई, क्योंकि गला बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था, बोल आवाज ही नहीं निकल रही थी, तो इस वजह से कल आपकी क्लास जो लाइव वाला था वो पोस्टपोन किया गया। ठीक है, तो कल की रेस्ट के बाद आज वापस से आए आप लोग के सामने, तो हो सकता है ना, एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी दिख रही होगी। चलिए भाई, हाँ तो बताएंगे क्या होगा यहाँ पर, फ्यूनेरिया में जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं। चलिए चलिए जल्दी से बताएंगे। ठीक है, कैसे होते हैं,
तो ये बताएंगे ये ऑर्थोडोंटस होते हैं, ठीक है, 2 कतार में होते हैं और नंबर में होते हैं कितने, 16 होते हैं, ठीक है। 2 कतार में ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे होते हैं तो 16 ऊपर हो जाएंगे और 16 ऐसे 16 होते हैं, इधर 16 तो ये कितने हो जाते हैं, 16 + 16 इक्वल टू कितना हो गया, 32। इनमें भी 32 दांत होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं तो ये बताएंगे। हाँ, कंटिन्यू बोलने से हुआ क्योंकि लगभग आपकी क्लास 8.5 घंटे चली थी और 8.5 घंटे खड़े होके बोलना मतलब, और वो भी बिल्कुल भी आवाज क्या है, दब नहीं रही थी, है ना। क्लास में आपने देखा था कि कंटिन्यू बोलते रहना दैट अ डिफरेंट थिंग, कि अब वॉइस ही चली जाए पता चले, तो इसीलिए रेस्ट लेना बनता था कि एक दिन का रेस्ट ले लिया जाए। क्योंकि क्लासेस में होता क्या है, अब 12 घंटे अगर कंटिन्यू काम कर रहे हैं उसके बाद भी पता चला है रेस्ट नहीं मिल रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। पता चल रहा है मैम की आवाज़ ही चली गई, क्यों भाई, नेक्स्ट डे से क्लास ही नहीं ले रही है मैम, कहाँ गई मैम, सब लोग पूछ रहे हैं मैम कहाँ गई, पता चल रहा है मैम इलाज करवा रही हैं, मैम का जो वॉइस बॉक्स है वो ख़त्म हो गया है ना। तो चलो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैम आपके लिए उपस्थित रहेंगी हमेशा ही, और मैम जितना चाहेंगी उतना प्रयास करेंगी कि आप लोग का ऐसे ही सहयोग होता रहे और आप लोग अपने एग्जाम में ऐसे ही देखो, हम लोग 8 घंटे 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप लोग, हाँ बहुत बढ़िया, आप लोग की पढ़ाई और आप लोग के एग्जाम बहुत शानदार तरीके से हों, इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ रेस्ट भी बिल्कुल जरूरी है नेहा जी। चलिए अच्छा, तो यहाँ पर समझ में आ गया कैसे होते हैं, ऑर्थोडोंटस टाइप के टीथ होते हैं फ्यूनेरिया में, और बताएंगे कि ये 2 कतारों में होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है दोनों कतारों में, तो 16 होती है और ये टोटल 32 हो जाएंगे आपके, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, हेंसन्स नोड इज फाउंड ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन ऑफ, गैस्ट्रुलेशन के समय हेंसेंस नोड का निर्माण होता है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एम्फीबियंस में, बी ऑप्शन है बर्ड्स में, सी ऑप्शन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, एंड डी ऑप्शन है रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स में। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 के लिए बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, और सेशन को सभी लोग शेयर करके आइए भाई, बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, बाकी लोग कहाँ गए, आराम कर रहे हैं क्या वो लोग भी। चलो, हेंसेंस नोड कहाँ पर बनता है गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे, ठीक, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये बनता है कहाँ पर, बर्ड्स में, क्यों भाई, पक्षियों में बनता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इलेटर्स आर प्रेजेंट। चलो, इलेटर्स कहाँ पर देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट में इलेटर्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलो, फर्स्ट ऑप्शन दिया है लाइकोपोडियम, बी ऑप्शन है सिलेजिनेला, सी ऑप्शन है आपका इक्विसिटम, एंड डी ऑप्शन है आपका मार्सिलिया। चलो ठीक है, ठीक है, चलो सभी लोग आ जाएंगे। अथर्वेद जी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैराथन के बाद रेस्ट कर रहे हैं, हो गया भाई रेस्ट, कितना रेस्ट चलेगा, कल वाला रेस्ट दिया तो गया था सबके लिए। चलिए, हाँ तो बताएंगे कहाँ पर देखने को मिलता है इलेटर्स, इलेटर्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलते हैं, स्पोर्स में स्पून के आकार के होते हैं, ठीक है, स्पोर्स में पाए जाते हैं और स्पून के आकार के होते हैं। तो किन में देखने को मिलता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इक्विसिटम में देखने को मिलता है। इसका एक सामान्य नाम क्या है बताइए फटाफट से, इक्विसिटम को किस नाम से और जाना जाता है, बताइए, इक्विसिटम को किस और नाम से जाना जाता है, जनरल नाम क्या है इसका, क्या कहा जाता है। चलो चलो ठीक है, तो इसको कहा जाता है हॉर्स टेल, है ना भाई, हॉर्स टेल, हॉर्स टेल कहा जाता है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनलेस लूप इज फाउंड इन, हेनलेस लूप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ पर पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका लंग्स में, बी ऑप्शन है आपका
हार्ट में, सी ऑप्शन है आपका, लिवर में, या फिर आपका दिया है किडनीज में। चलो हाँ, हॉर्स टेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। हेनलेस लूप आर फाउंड इन, सॉरी, हेनलेस लूप इज फाउंड इन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बताइए, हेनलेस लूप कहाँ पर देखने को मिलते हैं? लंग्स में, हार्ट में, लिवर में, या फिर किडनीज में? बहुत बढ़िया। चलो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत बार पढ़े होंगे। कैसा दिखता है? तो ये लूप आपको ऐसा दिखता है। ये आपका क्या है? ग्लोमेरुलस होता है। पीसीटी डीसीटी भी आप यहीं पर पढ़ते हो, है ना? पीसीटी और क्या डीसीटी कह सकते हैं, पीसीटी डीसीटी यहीं पर पढ़ते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, ये भी आप कहाँ पर पढ़ते हो? तो नेफ्रॉन्स के अंदर पढ़ा जाता है, जो कि आपके पाए जाते हैं किडनी में। क्यों भाई? ऐसे कुछ दिखता है बिल्कुल यू शेप का। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, ठीक है, ये कहलाता है हेनलेस लूप। ये वाला पार्ट, ये यहाँ से आपका ये कहलाता है क्या? यही कहलाता है हेनलेस लूप। पीसीटी डीसीटी, बहुत बढ़िया। किडनी में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये है नेफ्रॉन में, है ना? कहाँ पर कहेंगे कि मैम ये पाया जाता है? नेफ्रॉन के अंदर, जो कि क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की आपकी, है ना? राधे राधे। चलो, शिव कुमार यादव जी, स्वागत है आपका। बताएंगे यहाँ पर तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में पाया जाता है, और ये आपको ऐसा कुछ दिखता है। ये क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस वाला पार्ट। यहीं पर वुमेन्स कैप्सूल पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ से ऐसे यूरिन छन के आता है आपके यहाँ पर पीसीटी डीसीटी जो कहा जाएगा, पीसीटी, ठीक है, डीसीटी, ये क्या करता है? यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है और एक्स्ट्रा सबस्टेंस है वो छन के निकलते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका ये जो भी यूरिन होता है यूरिन, वो यहाँ से क्या है? निकलता है, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। यहाँ पर बताएंगे क्या अथर्व जी? मैम, जब आप क्वेश्चन करवाते हो तब सब आ जाता है, पर जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तब क्या 65-70 नंबर ही आ पाते हैं। देखिए, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप ऐसा फिर एकदम से प्रेशर महसूस करते हो कि अरे हमसे गलत ना हो जाए, हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। वो चीजें आप इतना ले लेते हो दिमाग में कि वो क्या है, परेशान करता है। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से सोच समझ के आंसर करेंगे, कुछ गलत नहीं होगा। आप जितना पढ़े हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो चीजें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगी, ठीक है। परेशान मत ये अथर्वेद जी, वो होता है थोड़ा सा नर्वसनेस को कम करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर भी तो होता है क्या? ये क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, बट वही तो सुधारना है हमको। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, है ना? आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा। परेशान मत होइए उसके लिए। और हाँ, एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जब आप लोग क्वेश्चन या ऐसा सोच के बैठते हो तो एकदम अपने दिमाग को शांत रखा करो। बिल्कुल ये मत सोचो कि क्या होगा एग्जाम में, गलत हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। आपको जो आ रहा है आप अपने आप को बोलिए कि मुझे सब आता है ना? मैं ही सर्वज्ञानी हूँ। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, पेपर में बैठो, तो आप ये मान के बैठो कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सब सही होगा। आप अपना कॉन्फिडेंस, जब अपने आप पे आप विश्वास रखोगे तो ऑटोमेटिक चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से करिए। चीजें थोड़ा सा क्या होती हैं, अभी आप लोग देखो, एक चीज और मैं बोलूंगी कि डर उन्हीं को लगता है जिनको रिजल्ट की पड़ी होती है, नहीं तो ऐसे तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है ना? तो अगर आपको डर लग रहा है, दैट मीन्स यू वांट योर रिजल्ट। आपको डर लग रहा है मतलब है कि आप सीरियस हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ाई करिए। चीजें जब आपके सामने आए तो बस रिलैक्स होके, रिलैक्स माइंड में आराम से करिए चीजें। हाथ पैर कांपने लगते हैं, वही है ना, इतनी ज्यादा नर्वसनेस हो जाती है, गलत हो जाएगा। आप रिजल्ट पहले सोच लेते हो अपने दिमाग में कि अरे क्या होगा, मेरा गलत हो जाएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं, कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा। जस्ट लीव, सारी चीजें छोड़िए,
सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए कि हमको अभी क्वेश्चन करना है, और मैंने बोला ना कि आप सिर्फ ये सोच के चलो कि अहम ब्रह्मास्मि, फिलहाल मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब आता है। ठीक है, आप अपने कॉन्फिडेंस में जब ये रखेंगे तो आप कहीं पर भी गलत नहीं करेंगे। ठीक, बाकी आप पढ़ रहे हो तो अगेन वही मैं कहूंगी कि आपको डर लग रहा है, दैट मीन्स कि आप अपनी चीजों को लेके सीरियस हो। ठीक है भाई, चलिए, तो उसके लिए परेशान मत होइए अथर्ववेद जी, हो जाएगा। बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो बताएंगे कि ये आपकी किडनी में देखने को मिलते हैं, और किडनी में नेफ्रॉन जो पाए जाते हैं, नेफ्रॉन जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई होती है, वो ये देखने को मिलता है। चलो ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज, ब्रायोफाइट्स को इस नाम से और जाना जाता है, ब्रायोफाइट्स को और किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहलाता है, बी ऑप्शन है फेनेरोगैम्स, सी ऑप्शन है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चलो फटाफट से बताओ। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल नेहा जी, आपको यही मान के बैठना है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप पेपर देने बैठे हो, पेपर देने का मतलब ही है कि आप सब कुछ याद करके आए हो, आपको सब पता है, जो भी पेपर में पूछ रहा है आपको सब पता है। ठीक है, चलो अब पता चलेगा कि मैम ने बोला है कि हमको सब पता है, तो जो क्वेश्चन हमको आते ही नहीं है वो भी मार्क टिक करके चले आएंगे। ऐसे नहीं करना है भाई, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, चलिए, चलो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे जब आपका पेपर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बताइए, ब्रायोफाइट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये फर्स्ट ऐसे प्लांट थे जो कि जल से निकलकर कहाँ पर आते हैं, तो जल से निकलकर ये स्थल पर ग्रो होते हैं। जैसे कि आप पढ़ते हो एम्फीबियंस के लिए, तो वैसे ही इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों भाई? ये कहलाते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एल्गी से, बी ऑप्शन फंजाई से, सी ऑप्शन लाइकेन से, या फिर मॉसेस से। चलो फटाफट से बताओ, लिटमस पेपर कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? ठीक है, फटाफट बताएंगे लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है? तो बहुत बार पढ़ा है, लिटमस पेपर प्राप्त होता है किनसे? लाइकेंस से। और लाइकेंस के बारे में एक चीज और आपने पढ़ी है, ये सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के लिए, है ना? वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं। जहां पर भी बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है, और एयर पोल्यूशन में खासकर जो SO2 पोल्यूशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होगा अगर, तो वहां पर ये क्या है, ग्रो ही नहीं करेंगे, है ना भाई? ये वहां पर ग्रो ही नहीं करेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है। ठीक, चलो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा, एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है सीलोम, बी ऑप्शन नेफ्रीडिया, सी ऑप्शन हर्माफ्रोडाइट, या फिर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। चलो भाई, यूनिक कैरेक्टर पूछा है, फटाफट से बताएंगे एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण क्या है, इनमें से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा 9th के लिए बताएंगे। चलो कुछ लोग सी बता रहे हैं, हर्माफ्रोडाइट। यूनिक पूछा है भाई, हर्माफ्रोडाइट क्या बाकी नहीं होते हैं? हर्माफ्रोडाइट तो और भी हो सकते हैं, है ना? उभयलिंगी तो और भी हो सकते हैं जीव, लेकिन इनमें जो नेफ्रीडिया पाई जाती है वो किसी और संघ के जीवों में नहीं पाया जाता है। ये केवल और केवल आपको एनिलिड्स में ही देखने को मिलता है। ठीक है, वो आंसर लगाया करिए जो सबसे ऐसा लगे कि यही है। ठीक है, ऐसे हर्माफ्रोडाइट नो डाउट होते हैं, लेकिन बाकी क्या जीव नहीं होते हैं, और भी बाकी फाइलम के जीव भी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। लेकिन जो बेसिक ऐसा करेक्टर देखा करिए जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ किसी न किसी संघ का ऐसा कोई ना कोई यूनिक करेक्टर होता है, तो वो आपसे पूछ रहा है तो पढ़ा करिए क्वेश्चन को। ठीक है,
आप लोग क्वेश्चन गलत इसीलिए करते हो क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है ढंग से। चलो अभी भी कुछ लोग क्या सी बता रहे हैं, सी कैसे होगा भाई, हर्माफ्रोडाइट तो और भी होते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, नेफ्रीडिया का पाया जाना। ये क्या है, ये बहुत कह सकते हैं कि यूनिक फीचर है जो आपको कहाँ पर, तो कहेंगे कि एनिलिड्स में ही देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट इज, नारियल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन सीड, बी ऑप्शन है एंडोस्पर्म, सी ऑप्शन इपीकार्प या फिर मीजोकार्प। चलो भाई ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नारियल के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? चलो जो आप लोग खाते हो, ठीक है, नारियल पानी भी पीते हैं, और उसके अलावा कहेंगे कि जो सूखी हुई गरी खाते हैं वो कौन सा भाग होता है? बहुत बढ़िया, तो दैट इज द एंडोकार्प। ये क्या है? एंडोकार्प होता है, भ्रूण पोष खाया जाता है, ऑप्शन बी। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन, एल्गल एसोसिएशन कहाँ पर देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है नॉर्मल रूट्स ऑफ साइकस में, बी ऑप्शन है कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस में, सी ऑप्शन है लीव्स ऑफ साइकस में या फिर रेकिस ऑफ साइकस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बताएंगे एल्गल एसोसिएशन कहाँ पर देखने को मिलता है? बहुत बार पढ़े हैं, ठीक है। अमृता पांडे जी आ गई हैं, गुड मॉर्निंग। अमृता जी के आते ही क्लास में अमृत आ जाता है ना। और अमृता जी ऐसे बोलती हैं कि मैम हमारा नाम मत लिया करिए, आपका नाम इतना प्रिय है कि जब आपको देखते हैं तो नाम लिए बिना रहा ही नहीं जाता है, ठीक है। चलो, एल्गल एसोसिएशन कहाँ पर देखने को मिलता है? चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो ये कोरेक्वाइड रूट्स में देखने को मिलता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर, है ना। साइकस की कोरेलॉइड रूट्स में देखने को मिलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ जावा मैन इज, जावा मैन का अन्य नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, चलो ठीक है हो गया, हलचल कर देती हैं अमृता जी, हाँ। चलिए शिवम प्रजापति, स्वागत है आपका। चलो भाई जावा मैन का अनदर नेम बताइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बताइए जावा मैन को किस और नाम से जाना जाता है? चलो तो पहला दिया है आपका पिथैकोथ्रोम्पस इरेक्टस, ठीक है। बी ऑप्शन दिया है होमो इरेक्टस, सी ऑप्शन दिया है होमो हैबिलिस, एंड लास्ट दिया है बोथ ए एंड बी। चलो ठीक है, बताएंगे अनदर नेम ऑफ जावा मैन, जावा मैन का और एक नाम क्या है? चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। हाँ, तो इनको पिथैकोथ्रोपस भी कहा जाता है और होमो इरेक्टस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नियोटेनी इज फाउंड इन, नियोटिनी कहाँ पर देखने को मिलता है? हाँ क्या है अमृता जी, आपके बिना शुभ नहीं लगता है सेशन, बिल्कुल सही। अमृता जी आ जाती हैं तो अमृत आ जाता है क्लास में और क्लास शुभ हो जाती है ना। चलो अब इतना टीस नहीं करना है। चलो, टेडपॉल में, सैलेमंडर में, हाइला में या फिर एक्सोलोटल में कहाँ पर देखने को मिलता है नियोटिनी? चलिए अब बात नहीं करेंगे, अब फटाफट से आंसर बताएंगे। नियोटिनी चलो भाई, नियोटिनी क्या सुना लगता है, ऐसा बोला ना। चलो नियोटिनी के लिए बताएंगे कहाँ पर देखने को मिलता है? टेडपोल में, सैलेमंडर में, हाइला में या फिर एक्सोलोटल में?
चलो, तो नियोटिनी होता क्या है कि ये ऐसी लार्वल कंडीशन होती है जहां पर विदाउट कहेंगे कायांतरण के, मेटामॉर्फोसिस के बगैर ही यहाँ पर कहेंगे कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को नियोटिनी कहा जाता है। चलो भाई, हाँ, क्लास शेयर करके आइए फटाफट से, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे बिना कहे। चलो, तो यहाँ पर कहेंगे ये पाया जाता है एक्सोलोटल में। ठीक है, कहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्सोलोटल में। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर बहुत सही जा रहे हैं सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मियोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस एज। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है कहाँ पर, कौन सी कंडीशन में? फर्स्ट ऑप्शन है आपका लेप्टोटीन स्टेज में, सेकेंड वन इज जाइगोटीन स्टेज, ऑप्शन सी है आपका पैकिटीन स्टेज, एंड द लास्ट वन इज डिप्लोटीन स्टेज। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए फटाफट से बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कहां पर पेयरिंग देखने को मिलती है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहां पर देखने को मिलता है? चलो, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, वो भी कौन से? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, तो ये होता है कहां पर? जाइगोटीन फेज में। क्यों भाई? जाइगोटीन अवस्था में ऐसा देखने को मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका एकदम सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन हेल्दी मैन इज। मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन 72 सेकेंड्स, 0.7 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड या फिर 1.2 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे। हाँ भाई, 15 के लिए ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन अ हेल्दी मैन। देखो गलत अगेन, क्यों भाई, क्यों गलत बता रहे हो? ए क्यों बता रहे हैं आप लोग? ये 72 सेकेंड होता है, 72 सेकेंड होता है, क्यों गलत बता रहे हैं? कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन पूछा है, क्यों जा रहे हैं गलत के साथ? हाँ, पवन कुमार, दिवाकर जी, और कौन गलत बता रहा था? कमेंट ऊपर चले गए। देखो अभी भी करो गलत आप लोग। इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो क्या होगा? फिर तो ऑब्वियस ही बात है, आप लोग इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो ढंग से, है ना। ड्यूरेशन पूछा है, हार्ट बीट की ड्यूरेशन पूछा है, कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन पूछा है, क्यों भाई गलत कर रहे हो? मार खाना है आप लोग को, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन गलत करोगे तो पिटाई होगी फिर। हाँ, तो ये होता है आपका 0.8 सेकेंड। कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार इस चीज को पढ़ा होगा? क्यों भाई? 0.8 सेकेंड होती है। और जो आप 72 बता रहे हो वो बता रहे हैं हृदय स्पंदन की जो दर होती है वो 72 बार होती है। एक मिनट में कितनी बार आपका हृदय धड़कता है ना। हाँ, पीटेंगे सब, ऐसे ही गलत बताएंगे, फिर कहेंगे कि मैम क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऐसे होता है भाई, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करोगे बेटा तो एग्जाम में कैसे होगा? ये तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, अगर ये भी गलत हो रहे हैं तो फिर बाकी चीजें कैसे कर पाओगे आप लोग, बताइए। तो ये होता है 0.8 सेकेंड। जो 72 से 75 होता है वो होती है कि एक मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है ना। मेरी हर धड़कन में नाम तुम्हारा है, वो वाला। तो वो होता है 72 से 75 के आसपास। ध्यान रखा करिए आप लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है कहां पर?
फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोटिस्टा में, बी ऑप्शन आपका मोनेरा में, सी ऑप्शन फंजाई में, या फिर एनिमेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से बताएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बताइए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कहां पर रखा गया है किसको? प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ होते क्या हैं तो बताएंगे कि ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, है ना भाई। क्या होता है तो बताएंगे मैम, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और इनको रखा गया है प्रोटिस्टा के अंतर्गत, है ना। कहां पर रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। हाँ हाँ मैम, कैसे पीटेंगी मैम, तो है नहीं पास में, है ना, बहुत तेज हो आप लोग। मैम पीटेंगी नहीं, इम्पॉसिबल, मार खाओगे। चलो, मोनेरा में आप पढ़ते हो कि सारी की सारी बैक्टीरिया को रखा गया है। क्यों भाई? सारी की सारी बैक्टीरिया को, या फिर कह सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनको रखा गया है। फंजाई में सारे के सारे फंगस आते हैं जो कि कैसे होते हैं तो ये दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए। और एनिमेलिया में सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि कहेंगे कि एनिमल्स होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑनलाइन पिटाई होगी, सही है, ऑनलाइन पिटाई होगी आप लोग की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस? चलो, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि टेस्टिस के द्वारा सिक्रेट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका टेस्टोस्टेरोन, बी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, सी ऑप्शन है TSH एंड डी ऑप्शन है इंसुलिन। चलिए, अच्छा बात नहीं है, अब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए 17th के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17th के लिए, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस? टेस्टिस, जल्दी बताइए। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन में पढ़ते हैं। मेल सेक्स हार्मोन में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि बाई टेस्टिस निकाला जाता है? तो कहेंगे कि ये होता है टेस्टोस्टेरोन, है ना, जिसको मेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन। चलो भाई, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन में आ जाता है ना, फीमेल सेक्स हार्मोन में आ जाता है। TSH, ये TSH क्या है? पिट्यूटरी से निकाला जाता है। और इंसुलिन आपको पता है ये निकलता है कहाँ से? अग्न्याशय से आपके, ठीक है। हाँ, प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? चलो, हाँ, प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर क्या होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मॉडिफाइड लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, बी ऑप्शन है स्पेशलाइज्ड एरियाज इन पिट्यूटरी ग्लैंड, सी ऑप्शन है स्मॉल ट्यूब्यूल्स इन किडनीज, या फिर डक्टलेस ग्लैंड्स इन पैनक्रियास। चलो भाई, कहाँ देखने को मिलती हैं? 18th के लिए फटाफट से बताएंगे। 18th के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पर देखने को मिलती हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पर देखने को मिलती हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं पैनक्रियास के अंदर, है ना। और किसका ये क्या करती हैं? सिक्रीशन करती हैं। तो कहेंगे कि इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करती हैं। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, डक्टलेस ग्लैंड्स इन पैनक्रियास। पैनक्रियास में, हाँ, अल्फा बीटा सेल्स पाई जाती हैं पैनक्रियास के अंतर्गत ही। चलिए, तो यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं।
टेस्टिस अकर्स इन अर्थवर्म इन द सेगमेंट, केचुए के वृषण किस खंड में पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है 11th एंड 12th में, सेकंड 12th एंड 13th में, 14th एंड 15th में, या फिर 10th एंड 11th में। चलो ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी। टेस्टिस अकर इन अर्थवर्म इन द सेगमेंट। चलो अनुराग जी स्वागत है आपका, बढ़िया है हालचाल। ठीक है, चलिए भाई जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और सेशन को शेयर भी करके आइए फटाफट से, सभी को शेयर करके आइए भाई अपने ग्रुप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बताइए फटाफट से क्या होगा, कौन से भाग में पाया जाता है? टेस्टिस केचुए के किस खंड में पाए जाते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये 10th और 11th में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाई, तिलचट्टे में कायांतरण का नियंत्रण मुख्य रूप से किससे होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है कार्पोरा कार्डिएका से, बी ऑप्शन दिया है प्रोथोरेसिक ग्लैंड से, सी ऑप्शन है कार्पोरा एलेटा से, या फिर ब्रेन से। जो मेटामॉर्फोसिस होती है मतलब कायांतरण हो रहा है, वो किसकी वजह से नियंत्रित होता है? कॉकरोच में पूछा है। चलिए तिलचट्टे में जो कायांतरण का नियंत्रण है वो मुख्य रूप से किससे होता है? चलो जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो ये होता है किससे? कार्पोरा एलेटा से। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, है ना, कार्पोरा एलेटा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। फर्टिलाइजिन इज ए केमिकल सबस्टेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, फर्टिलाइजिन एक रासायनिक तत्व है जो उत्पन्न होता है एक्रोसोम से, पोलर बॉडी से, मैच्योर एग से, या फिर मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म से। चलो फर्टिलाइजिन कहाँ से निकाला जाता है? चलिए भाई फर्टिलाइजिन कहाँ से निकाला जाता है फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए फर्टिलाइजिन जो कि एक केमिकल सबस्टेंस होता है वो किससे निकाला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका एक्रोसोम दिया है, द सेकेंड वन इज पोलर बॉडीज, थर्ड वन इज मेच्योर एग, एंड द लास्ट वन इज मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म। चलो तो ये निकाला जाता है कहाँ से बताएंगे कि मेच्योर एग से निकाला जाता है, परिपक्व अंडे से निकलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्यों भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ, पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है, किसका एक्सचेंज होता है? फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोन्यूक्लियाई का, सेकंड है मेगा न्यूक्लियाई का, सी है बोथ ऑफ दीज का, या फिर नन ऑफ दीज का। चलो पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक होता है माइक्रोन्यूक्लियस एंड एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस, है ना। तो माइक्रोन्यूक्लियस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो बताएंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों भाई? रिप्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जो छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है माइक्रोन्यूक्लियस, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए तो यहाँ पर वही पूछा है आपसे, पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के प्रक्रिया में कौन सा न्यूक्लियस है जो कि इन्वॉल्व होता है? तो दैट इज द माइक्रोन्यूक्लियस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, इनमें से कौन सा ऐसा मैमल है जो कि क्या है? एग लेइंग है, मतलब बच्चे देने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन है मॉनगूस जिसको नेवला कहा जाता है, द सेकेंड वन इज प्लेटिपस, थर्ड है वेल, एंड डी है मोल जिसको छछुंदर कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई इनमें से कौन सा ऐसा मैमल है जो कि क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कि एग लेइंग है।
चलिए भाई फटाफट से जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। हाँ बहुत बढ़िया, प्लेटिपस। इसको क्या बतख चोंच कहा जाता है ना, बतख चोचा या ऐसा कुछ नाम कहा जाता है इसको। उसके अलावा इकिडना भी है ना, इकिडना भी इसी में आ जाता है। चलिए दीपक जी स्वागत है आपका। चलो विनोद कुमार जी कोई दिक्कत नहीं है, 3 गो गलत हो ही गई हमार। अच्छा चलिए गलत हो जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बताएंगे ऑप्शन क्या है। बी हो जाएगा प्लेटिपस। यहाँ पर मैं बार बार जब आपको बोलती हूँ ना, यहाँ पर आप गलत कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में मत गलत करिएगा, ठीक है। शिवानी जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को जो भी नए बच्चे आ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्लेटिपस, जो कि क्या है, एग लेइंग मैमल है। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया। अभी ये क्वेश्चन किया हमने है ना, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था। चलो स्टडी लाइव स्वागत है, सभी का स्वागत है। जो बच्चे भी नए आ रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि टाइम पे आने वाले शेड्यूल आपको पता चलते रहे, ठीक है। बाकी क्लास को दबा के शेयर करके आइए अपने ग्रुप्स में, अपने यार दोस्त भाई बंधु मित्रों के पास, ताकि सबका भला हो जाए, है ना भाई, सबका भला हो जाए। चलो नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया के संपुटा में परिमुख दांतों की संख्या कितनी होती है। टोटल नंबर पूछा है, ध्यान रखेंगे, टोटल नंबर पूछा है। बहुत बढ़िया, अभी हमने देखा ये क्या होता है, ऐसे दो पार्ट में होता है, 16 और 16 के 2 लेयर में होता है, तो कितने होते हैं टोटल, 32 हो जाएगा। क्यों भाई टोटल कितना हो जाएगा, तो बताएंगे कि मैम 32 हो जाएगा। जैसे कि ह्यूमंस में 32 दांत होते हैं, लेकिन कि केवल 1% जनता है जिसके पास पूरे के पूरे 32 दांत होते हैं, है ना, ये बात हमने डिस्कस की थी। ये 2 रो में होते हैं, फ्यूनेरिया में जो टीथ होते हैं वो 2 रो में होते हैं, 2 कतार में होते हैं, और एक कतार में 16 और दूसरे कतार में भी 16 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ इनमें 32 होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला केवल 1% जनता है जिसके पूरे के पूरे 32 दांत होते हैं, और जिनके पूरे 32 दांत होते हैं ऐसा कहा जाता है कि वो जो भी बोलते हैं उनकी वाणी सत्य हो जाती है, उनकी वाणी में स्वयं सरस्वती माता विराजमान होती हैं, है ना। तो 32 दांत जिसके भी हैं, अब वो कहेंगे कि मैं जो बोलूंगा वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जावा मैन वॉज डिस्कवर्ड बाय, जावा मैन की खोज किसने की थी। WC पेई ने, यूजीन डॉयस ने, डार्विन ने, क्या है ये, मार्विन नहीं है, डार्विन दिया है, ठीक है ये डार्विन, एंड रॉबर्ट ब्राउन ने। चलो जावा मैन की खोज किसने की थी। हाँ चलो भाई 1% में आप लोग भी आ गए। अभी सबके पता है, सबके 32 के 32 हो जाएंगे, है ना। हाँ हाँ अमृता पांडे जी आपका तो आना बनता है भाई। चलो अच्छा, अब क्लास के बाद दांत गिनना, अभी नहीं, ठीक है, अभी क्लास कर लो, क्लास के बाद आप अपने टीथ गिनना, फिर बताना कल की क्लास में, बताना किसके कितने दांत हैं, कौन कितना बुद्धिमान है ना। लास्ट में वैसे जो 3rd मोलर टीथ होते हैं उनको कहा जाता है बुद्धि वाले दांत। क्यों भाई, जो लास्ट टीथ होते हैं आपके 3rd मोलर टीथ वो कहलाते हैं क्या, विजडम टीथ। विजडम टीथ मतलब बुद्धि वाले दांत, तो वो लास्ट में निकलते हैं आपके। तो देखना किसके किसके निकले हैं, जिसके निकले होंगे वो बुद्धिमान है, जिसके नहीं निकले हैं वो मतलब थोड़ा अभी कम है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, जावा मैन की डिस्कवरी किसने की थी, फटाफट से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा मैन की खोज किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। चलो तो ये किया गया था यूजीन डुबोइस के द्वारा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इज, मार्सिलिया की विषाणु फलिका है, हेट्रोस्पोरस होती है, बाई स्पोरस होती है, होमोस्पोरस होती है, या फिर नॉन स्पोरस होती है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, स्पोरोकार्प ऑफ
मार्सिलिया। क्या बोल रहे हैं आपकी क्लास में? मैम आपकी क्लास में क्या टिम बहुत लगता है? ये क्या है? टिम का मतलब क्या होता है भाई? टाइम बहुत लगता है? टाइम बोला करिए, टाइम। हाँ तो क्वेश्चन करवा रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया। मार्सिलिया के स्पोरोकार्प कैसा होता है? मार्सिलिया का स्पोरोकार्प कैसा होता है? हेट्रोस्पोरस होता है, मतलब अलग अलग स्पोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया है आपका बाई स्पोरस, केवल 2 स्पोर पाए जाते हैं। होमोस्पोरस, एक ही टाइप के सारे स्पोर्स पाए जाते हैं। या फिर नॉन स्पोरस। हाँ टेम लगेगा अभी, चलो टेम लगेगा। चलो तो ये होते हैं कैसे? हेट्रोस्पोरस होते हैं। मार्सिलिया में जो स्पोरोकार्प होता है वो हेट्रोस्पोरस टाइप का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। मार्सिलिया में जो स्पोरोकार्प होते हैं वो हेट्रोस्पोरस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ए स्टील विदाउट पिथ इज कॉल्ड। एक स्टील जिसमें पिथ नहीं है उसको किस नाम से जाना जाता है? मेरी स्टील, प्रोटो स्टील, यू स्टील या फिर डिक्टियो स्टील। चलो चलो कुछ बच्चों का अभी 16 को एग्जाम है ना, स्टेट वाले बच्चे, स्टेट वाले बच्चों का अभी 16 को एग्जाम है। कैसी चल रही तैयारी भाई? और अब तो आपको 8 घंटे की मैराथन भी करवा दी गई है बॉटनी वाले बच्चों के लिए स्पेशली, तो देख के जाइएगा जरूर सभी लोग। चलिए, ए स्टील विदाउट पिथ, एक स्टील जो कि विदाउट विदाउट पिथ है वो क्या कहलाता है? 27 के लिए, 27 फटाफट से बताइए। पिथ रहित स्टील इसको कहा जाता है क्या? तो ये कहलाता है प्रोटो स्टील। क्यों भाई? प्रोटो स्टील। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। टेरिडोफाइट्स आर आल्सो एज, टेरिडोफाइट्स को और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है गीत कुमारी जी, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। ओह अच्छा, स्वागत है। उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह से हैं आप। चलिए, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं, फेनेरोगेम्स कहलाते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं या फिर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं? टेरिडोफाइट्स के लिए पूछा है। चलो टेरिडोफाइट्स के लिए पूछा है। टेरिडोफाइट्स को और किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से बता देंगे तो इनको कहा जाता है फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। सबसे पहले यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है ना भाई। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाते हैं तो ये है, क्या कहेंगे? ब्रायोफाइट्स, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेविकुली प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ स्लेजिनेला इज, स्लेजिनेला के तने में ट्रेविकुली है, क्या कहलाता है? हाँ मिथिलेश कुमारी जी कह रही है मैं प्लान कर रही हूँ उत्तराखंड घूमने जाने का, तो संपर्क कर लीजिए अभी जो भी आपकी बात हो रही थी। जो कोई उत्तराखंड से है उनके यहाँ चले जाइए आप, ठीक है। चलो, ट्रेविकुली प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ स्लेजिनेला इज एंडोडर्मिस, इपिडर्मिस, पेरीसाइकल या फिर कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, स्लेजिनेला के तने में जो ट्रेविकुली पाई जाती है वो कैसी होती है? चलो, एंडोडर्मिस में होता है, एपिडर्मिस में होता है, पेरीसाइकल में होता है या फिर कॉर्टेक्स में होता है? तो ये कहेंगे कि अंतः त्वचा में होता है, एंडोडर्मिस में होता है। हाँ ए होगा, एंडोडर्मिस में होता है, एपिडर्मिस में नहीं, एंडोडर्मिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्वाति जी स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन है, इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम, इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम, पाइनस में कैसा पाया जाता है शेप ऑफ जाइलम? फर्स्ट ऑप्शन दिया है वी शेप्ड, बी ऑप्शन है आपका वाई शेप्ड, सी ऑप्शन है सी शेप्ड एंड डी ऑप्शन है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 30। चलो जल्दी से बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 30।
पाइनस के जड़ में जो जाइलम पाया जाता है वो किस आकार का पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका वी शेप्ड है, वाई शेप्ड है, सी शेप्ड है, या फिर ये सभी पाए जाते हैं? चलो, हाँ तो ये पाया जाता है वाई के आकार का, ठीक है, वाई शेप्ड होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस, पाइनस में ओव्यूल का टाइप कैसा होता है? एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, कैम्पिलोट्रोपस, या फिर सर्सिनोट्रोपस? चलो, द टाइप ऑफ ओव्यूल इन पाइनस, हाँ पाइनस में जो ओव्यूल पाया जाता है वो किस टाइप का होता है? फटाफट से बताएंगे। ठीक है भाई, तो बताएंगे ये आर्थोट्रोपस होता है जो कि 3 लेयर में होता है। ऑर्थोट्रोपस टाइप का पाया जाता है ओव्यूल, ठीक है, ऑर्थोट्रोपस, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी होगा ऑर्थोट्रोपस जो कि 3 लेयर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्कोगेमी इज फाउंड इन, हर्कोगेमी कहाँ पर पाई जाती है? कॉटन में, मैरीगोल्ड में, कैलोट्रोपिस में, या फिर बाजरा में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्कोगेमी कहाँ पर देखने को मिलता है? चलो, हर्कोगेमी कहाँ पर देखने को मिलता है? स्वनिचेसन, स्वनिचेसन क्या कहेंगे? उभय लिंगिकता, अच्छा, कहां पर देखने को मिलता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 32। हर्कोगेमी इज फाउंड इन, कॉटन में पाया जाता है, कॉटन मतलब कपास आपका, मैरीगोल्ड जिसको गेंदे का फूल कहा जाता है उसमें, कैलोट्रोपिस मदार में, या फिर बाजरा में? तो ये पाया जाता है आपका कैलोट्रोपिस में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नेहा जी बता रही हैं आप? ऑर्थोट्रोपस होगा भैया। ठीक है, ओके, हम चेक कर लेंगे, कल बता देंगे आपको, ठीक है, आई विल चेक देन कंफर्म। अभी फिलहाल यही लगा लीजिए, आर्थोट्रोपस ही। क्लियर है नेहा जी? आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लगा लीजिए क्या है, कैलोट्रोपस में पाया जाता है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फ्रॉन्ट इज अ, फ्रॉन्ट क्या है? ये एक टाइप की बड होती है, एक टाइप की लीफ होती है, एक टाइप की पेटियोल होती है, या फिर एक टाइप का थॉर्म, कांटा होता है जिसको बोलते हैं। चलिए, प्रपंड जिसको फ्रॉन्ट कहा जाता है एक टाइप का क्या है? बड होती है, लीफ है, पेटियोल है, या फिर ये कांटे के आकार का होता है? ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। चलो भाई जल्दी से बताएंगे। तो ये क्या कहलाती है? ये लीफ होती है, ठीक है, क्या होती है? ये लीफ होती है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? बड़ी आकार की लीफ होती है, ठीक है, बड़े आकार की लीफ होती है, बहुवर्षीय होती है, सदाबहार होती है इसमें, और ये पाई जाती हैं ज्यादातर। आप कहोगे कि कहाँ पर पाई जाती है मैम, तो बताएंगे कि ये पाए जाते हैं, चलो ये पाए जाते हैं आपके जो क्या बोलते हैं, फर्न वगैरह, है ना, फर्न में पाए जाते हैं। चलो चलो, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा भाई। जो भी डाउट है क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। क्लास के बीच में आप लोग बात करने लगते हो, फिर क्लास डिस्टर्ब होती है, और फिर कुछ बच्चे नीचे में देख रही थी कमेंट, कुछ लोग कहते हैं कि क्लास तो लेकिन बात बहुत होती है। तो आप लोग ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन क्या करते हो, टोकते रहते हो। जो भी डाउट होगा क्लास के लास्ट में बोला करिए, ठीक है भाई। जिसको जो भी डाउट होगा क्लास के लास्ट में आप लोग बात करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और हम क्लास के लास्ट में आपको टाइम देते हैं ना, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। चलिए अच्छा, तो बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रॉन्ट इज, ये एक टाइप की लीफ होती है जो कि बड़े आकार की होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, अभी बात मत करिए। जो भी डाउट होगा क्लास के सेशन के लास्ट में 5 मिनट्स जो भी आपका डाउट होगा उसमें हम बात कर लेंगे, ठीक है।
अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसी में आप लोग कुछ और पूछने लगते हो, मैम ये होगा कि ये नहीं होगा, ऐसा होगा कि वैसा नहीं होगा, तो वो डिस्टर्ब होती है क्लास। चलो क्वेश्चन दिया है, इन बीज वेगल डांस इज मीन्ड फॉर, शहद की मक्खियों में वेगल नृत्य का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है फॉर रिप्रोडक्शन, बी ऑप्शन है कम्युनिकेशन के लिए, सी ऑप्शन है विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, या फिर किलिंग फॉरेन बींग्स, विदेशी तत्वों को मारने के लिए। वेगल डांस किसके लिए किया जाता है? मधुमक्खियों द्वारा। चलो भाई, शहद की मधुमक्खियों में जो वेगल डांस होता है उसका मतलब क्या है? चलो, एक तो इनका क्या होता है, राउंड डांस होता है, और एक होता है टेल वेगिंग वाला डांस, जो घूम घूम के डांस करती हैं। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जो भी दिक्कत होगी, हम ऐसा तो है नहीं कि बताएंगे नहीं आपको, है ना, हम यहाँ खड़े ही इसलिए हैं कि आपके डाउट क्लियर किए जाएं। चलो बहुत बढ़िया। तो ये बेगल डांस करती हैं जब इनको क्या है, सोर्स ऑफ फूड मिल जाता है ना, तो पार्टी करती हैं कि चलो भाई आज खाने की व्यवस्था हो गई। बिल्कुल, ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ब्यूबोनिक प्लेग इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ, ब्यूबोनिक प्लेग नामक रोग का स्थानांतरण किसके काटने से होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है जीनोप्साइला चियोपिस से, बी ऑप्शन दिया है पेडिकुलस ह्यूमस से, सी ऑप्शन दिया है ग्लोसिना पैल्पिलिस से, एंड डी ऑप्शन दिया है एडीज एजिप्टी से। चलो, किसके काटने से ब्यूबोनिक प्लेग नाम की जो डिसीज है वो ट्रांसमिट होती है, एक जगह से दूसरे जगह फैलती है? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, प्लेग जो कि चूहों से क्या है, चूहों से मनुष्य में स्थानांतरित होता है, और ये बैसिलस पेस्टिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये किसके स्थानांतरण से, किसके काटने से एक जगह से दूसरे जगह फैलता है? तो ये कहेंगे कि ये है जीनोप्साइला चियोपिस के काटने के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह फैलता है, और ये होता है चूहों से मनुष्यों में। ठीक है, चूहों से मनुष्यों में फैलता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन्स मेनली सर्व फॉर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कि प्रोटोजोन्स में देखने को मिलती है, उसका मेन काम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन। चलो जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, क्या काम करती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन काम क्या होता है प्रोटोजोन्स में? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए बहुत बढ़िया से पढ़ा है सभी लोगों ने, है ना? तो इसका काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। बहुत बढ़िया। चलो, हाँ, सभी लोग का एकदम सही आंसर है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए काम करती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, लाइसोसोम्स की उत्पत्ति किससे होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया से, बी ऑप्शन सेंट्रियोल से, सी ऑप्शन है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या फिर गोल्गी एपरेटस से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए बताएंगे लाइसोसोम की उत्पत्ति किससे होती है? ठीक है, लाइसोसोम्स प्रोड्यूस्ड बाय किससे निकाले जाते हैं, किसके द्वारा इनका क्या है फॉर्मेशन होता है? तो बिल्कुल सही, ये बनते हैं गोल्गी एपरेटस के द्वारा। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डवे नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इनको बताया था। इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि काफी क्या है, एसिडिक होते हैं। अगर किसी वजह से सेल में रिलीज हो गए तो पूरी की पूरी सेल को ही नष्ट कर देते हैं। इसी वजह से इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों भाई? हाँ, डी डवे नाम के साइंटिस्ट ने इनकी खोज की थी, और ये कहलाते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। बहुत ज्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि किसी भी सेल को या किसी भी चीज को गलाने के लिए पर्याप्त होते हैं।
इसीलिए इनको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। चलो, और पीएच कितना होता है इनका? इनका पीएच कितना होता है? लगभग कहेंगे कि 5.4 के आसपास होता है। क्यों भाई, पीएच कितना होता है? तो लगभग 5.4 के आसपास होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्प्लीन इज रिमूव्ड द प्लेटलेट्स काउंट विल बी। यदि क्या है, स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए तो प्लेटलेट्स का काउंट क्या होगा? डिक्रीज होंगी, इंक्रीज होंगी, रिमेन्स अनअफेक्टेड, या फिर टू रिड्यूस टू जीरो। चलो, यदि हम क्या कर रहे हैं, यदि हमने स्प्लीन को ही निकाल दिया, प्लेटलेट्स का क्या काम होगा? प्लेटलेट्स का क्या पार्ट होगा? चलिए भाई आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, स्प्लीन का क्या काम होगा? यदि हम क्या करें, प्लेटलेट्स सॉरी स्प्लीन को यदि निकाल दें तो प्लेटलेट्स का काउंट व्हाट विल बी? फिर कहेंगे कि ये क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा, है ना भाई? क्या होगा? तो बताएंगे कि इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन क्या होगा? बी, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहाँ पर देखने को मिलता है? अर्थवॉर्म में, लिजर्ड में, कॉकरोच में, या फिर टोड में? चलिए, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पर देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है अर्थवॉर्म में, बी ऑप्शन आपका दिया है लिजर्ड में, सी ऑप्शन आपका दिया है कॉकरोच में, या फिर टोड में? ठीक है, चलिए बताएंगे। ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आप पढ़ते हो कहाँ पर? तो बताएंगे कि ये कॉकरोच में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आर्थ्रोपोड्स में पढ़ते हैं, है ना भाई? आर्थ्रोपोड्स में पढ़ते हैं। 38 का क्या है? फिर से क्या दिक्कत है बताइए? इफ क्या है, यदि प्लेटलेट्स के लिए बोला है स्प्लीन को निकाल दिया जाए तो प्लेटलेट्स का काउंट क्या होगा? देखो, प्लेटलेट्स के लिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि वैसे कहा जाता है कि प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती क्यों है? क्योंकि क्या होता है, प्लेटलेट्स सॉरी लिम्फ का क्या है, नहीं, स्प्लीन का काम क्या होता है? ये प्रतिरक्षा तंत्र को ठीक करने के साथ साथ रक्त के बाहरी पदार्थों को निकालकर साफ करता रहता है ना? रक्त के बाहरी पदार्थों को भी ये साफ करता रहता है। और यदि किसी वजह से क्या होगा, किसी वजह से, अरे भाई सुन तो लो आप लोग, किसी वजह से स्प्लीन को निकाल दिया गया तो प्लेटलेट्स पूरे के पूरे ब्लड में ही रह जाएंगे। फिर ब्लड को इस प्लेटलेट्स निकल नहीं पाएंगे। यदि स्प्लीन को निकाला जाएगा तो क्या होगा? ध्यान रखेंगे, यदि स्प्लीन को निकाल दिया जाएगा तो जो प्लेटलेट्स हैं वो पूरे के पूरे ब्लड में ही रह जाएंगे, उनको निकाला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्लीन का काम होता है, वो प्रतिरक्षा तंत्र के अलावा ऐसा भी काम करता है कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो ब्लड से कंटिन्यू निकालता रहता है। अगर उसको निकाल दिया जाएगा भाई तो क्या होगा? अगर स्प्लीन को निकाल दिया जाएगा तो जो जो क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स हैं उनका नंबर पूरा का पूरा बढ़ा रहेगा, वो वैसे ही रहेगा, बढ़ता जाएगा। और प्लेटलेट्स का ऐसा बनना तो स्प्लीन से कोई लेना देना है नहीं, वो बनती रहेंगी तो बढ़ता जाएगा ना नंबर। आप लोग क्यों इतना इतना क्यों भाई कंफ्यूज हो रहे हो? इंक्रीज होगा नंबर, ठीक है, इंक्रीज होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिलहाल आपका यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी होगा, कॉकरोच में, जिसको कहा जाता है क्या? तो यहाँ पर बताएंगे कि ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आपको कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके
तिलचट्टे में, जिसको कॉकरोच कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू बॉर्न बेबी, द सेल्स विच विल नॉट फॉर्म आर। नवजात शिशु से यदि थाइमस ग्लैंड निकाल दी जाए तो जिस कोशिका का निर्माण रुक जाएगा वह कौन सी कोशिका है। ठीक है, चलो। हाँ भाई, इंक्रीज ही होगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, और ये जो आप लोग करते हो ना कि इस बुक में ये दिया है, उस बुक में ये दिया है मैम, ये इसमें ये दिया है, वो दिया है, हम भी पढ़ते हैं, हम भी सारी बुक्स पढ़ के फिर आपको यहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो। तो अभी फिलहाल ध्यान दो, यहाँ पर दिया है कि यदि क्या करते हैं, थाइमस ग्लैंड को अलग कर देते हैं न्यू बॉर्न बेबी से, तो क्या होगा, कौन सी सेल्स हैं जिनमें असर पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मोनोसाइट्स में, बी ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट्स में, सी ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट्स में, या फिर इओसिनोफिल्स में। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात शिशु से यदि थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो क्या होगा। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। हाँ, तो क्या होता है, ये यहाँ पर टी लिम्फोसाइट नहीं बनेंगी, है ना, टी लिम्फोसाइट डेवलप नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि ये मेन काम ही होता है थाइमस ग्लैंड का। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका, थाइमस ग्लैंड का काम ही यही होता है। ये भ्रूणावस्था से लेके कहेंगे शैशवा अवस्था तक बड़ी होती रहती है, और बाद में धीरे 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 डिक्रीज होती रहती है, छोटी भी होती रहती है। इससे थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जो कि लिम्फोसाइट का क्या करता है, लिम्फोसाइट को शिशुओं में बढ़ाने का काम करता है। और यदि किसी वजह से इसको निकाल दिया गया तो क्या होगा, तो टी सेल्स का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, जिससे बच्चों में प्रॉपर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, और उनकी जो हड्डियां हैं, कंकाल तंत्र है, उसमें भी बाधाएं पड़ेंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलो, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड, रेशम ग्रंथियां किसका मॉडिफिकेशन होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स का, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का, ठीक है, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। चलो, सिल्क ग्लैंड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, सिल्क ग्लैंड्स किसका मॉडिफिकेशन होती हैं। चलो जल्दी से बता दो, रेशम कीट में जो रेशम ग्रंथियां बनती हैं वो मॉडिफिकेशन होती हैं किसका, तो बताएंगे लार ग्रंथियों का ही मॉडिफिकेशन होती हैं। बहुत बढ़िया, सलाइवरी ग्लैंड्स का ही मॉडिफिकेशन होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलो, रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है, रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है, बताइए सभी लोग, रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है। हाँ, बॉम्बेक्स मोराई में, कैटरपिलर में सिल्क ग्लैंड ही क्या होती हैं, यही उत्पादन करती हैं सिल्क का, और सिल्क कल्चर कहलाता है, क्या कहलाता है, सेरी कल्चर, है ना, सेरी कल्चर कहलाता है। प्रोटीनेशियस होती है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैराइनल कैनाल आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम इन, इक्विसिटम के तने में कूटिकी नलिकाएं जिनको कैराइनल कैनाल्स पाई जाती हैं, वो कहाँ पर देखने को मिलती हैं, इनके वेस्कुलर बंडल में, कॉर्टेक्स में, पिथ में, या फिर सभी में, ऑल ऑफ दीज में। हाँ, सेरी कल्चर कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, इक्विसिटम के तने में जो कैराइनल कैनाल पाई जाती हैं वो कहाँ पर देखने को मिलती हैं। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे, कैराइनल कैनाल, ठीक है, कैराइनल कैनाल दे रहे हैं कहाँ पर, चलो बताइए अच्छा सभी लोग। चलिए, क्या बता रहे हैं, कैराइनल कैनाल कहाँ पर पाई जाएगी, ऑप्शन सी बता रहे हैं, ऑप्शन सी, और बाकी लोग कुछ लोग क्या ए बता रहे हैं।
चलिए बताइए सभी लोग। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल में पाई जाती हैं, वेस्कुलर बंडल में पाई जाती हैं, संवहन पूल में पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, करेनियल कनाल पाई जाती हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल क्लब मॉस इज द कॉमन नेम ऑफ, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके जो मैराथन क्लास हुई थी उसमें, ये द लिटिल क्लब मॉस मैंने बताया था। चलो भाई, द लिटिल क्लब मॉस ये मैंने बताया था आपको, ये सब सभी लोग बताएंगे 43 के लिए, 43 के लिए, 43 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेजिनेला में, लाइकोपोडियम में, इक्विसिटम में या फिर मार्सिलिया में। चलो, लिटिल क्लब मास के नाम से किसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था भाई। क्यों भाई, आपकी जो क्लास हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था, बात हुई थी हमारी। चलिए बताइए सभी लोग। चलिए अच्छा, तो क्या होगा, ये कहा जाता है क्या, बिल्कुल ये कहलाता है सिलेजिनेला को। लाइकोपोडियम को क्या कहते हैं, इसको जनरल भाषा में लाइकोपोडियम को क्लब मॉस कहा जाता है और द लिटिल क्लब मॉस कहा जाता है सिलेजिनेला को। इक्विसिटम को कहा जाता है हॉर्स टेल, है ना, इक्विसिटम को क्या कहलाता है, ये हॉर्स टेल कहलाता है, हॉर्स टेल। इसको क्लब मॉस कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्लब मॉस और लिटिल क्लब मॉस अलग अलग है। ठीक है, और मार्सिलिया ये क्या है, एक्वेटिक फर्न हो जाता है, ये है एक एक्वेटिक फर्न। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गाइनोसियम रिप्रेजेंट, गाइनोसियम किसको रिप्रेजेंट करता है, ओवरीज विथ फ्यूज्ड स्टिग्मास। हाँ, ओवरीज विथ फ्यूज स्टिग्मास। बी ऑप्शन दिया है ओवरीज विथ फ्यूज्ड स्टाइल, ऑप्शन सी दिया है ए सिंगल कार्पल, एंड ऑप्शन दिया है डी दिया है द रोल ऑफ कार्पसल। चलो, गाइनोसियम, गाइनोसियम का मतलब क्या है, अगर आप बोलते हो गाइनोसियम तो गाइनोसियम में क्या क्या आ जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट से बताएंगे। चलिए भाई, गाइनोसियम सिंगल कार्पल बोल रहे हैं। अच्छा जी, सिंगल कार्पल तो नहीं होता, पूरा का पूरा जो मादा वाला पार्ट होता है फीमेल होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कंप्लीट कहलाता है गाइनोसियम। तो इसमें पूरा का पूरा रोल पार्ट हो जाएगा कार्पल, जिसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिलाकर कहा जाता है क्या, तीनों को मिलाकर कहा जाता है क्या, तो ये कहेंगे कि कहलाता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों पार्ट कंप्लीट रूप से कहलाते हैं क्या, तो ये कहेंगे कि ये पूरा का पूरा गाइनोसियम कहलाता है। ठीक है, गाइनोसियम या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को पिस्टल कहा जाता है, कार्पल्स आर पिस्टल। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है नियोथिस प्लांट इज, नियोथिस प्लांट क्या है, सेप्रोफाइट है, सिम्बायोंट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है या फिर इनमें से कुछ नहीं। नियोथिन, नियोथिन ये अच्छा नियोसिया होता है ना, नियोसिया है, नियोसिया। चलो, नियोसिया प्लांट क्या होता है, नियोसिया प्लांट क्या होता है, तो ये होता है पूर्ण रूप से सेप्रोफिटिक पौधा, पूर्ण रूप से
सेप्रोफाइट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, पूर्ण रूप से क्या होता है, तो ये कहेंगे मृतोपजीवी पौधा होता है जो कि ऑर्किड के ग्रुप का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलो ऑर्किड, हाँ नियोसिया ये क्या है, सेप्रोफिटिक पौधा है और अपने फूड के लिए ये कहाँ पर, तो कहेंगे कि ये जो कवक होते हैं फंजाई उनमें निर्भर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड, जाति व उपजाति के बीच की जाति को कहा जाता है, बीच की है ये। ठीक है, बीज नहीं है, बीच। चलो बॉर्डर लाइन ऑफ बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसको सिविलिंग स्पीसीज कहते हैं, सेकेंड वन इज सेमी स्पीसीज, थर्ड वन इज सुपर स्पीसीज एंड लास्ट दिया है सब स्पीसीज। चलो क्वेश्चन दिया है बॉर्डर लाइन बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, जाति व उपजाति के बीच में कौन सा पद आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, चलो भाई दिया है जाति व उपजाति के बीच में, तो इसको कहा जाता है क्या, अर्ध जाति। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेमी स्पीसीज कहलाते हैं। इनके रिप्रोडक्शन के मेथड अलग अलग होते हैं, बस बाकी चीजें सिमिलर होती हैं। इनमें रिप्रोडक्शन के मेथड अलग अलग होते हैं, बाकी चीजें सिमिलर होती हैं, इनको सेमी स्पीसीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ऑफ पैडी फील्ड इज, धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। फर्स्ट वन दिया है सिलेंड्रोस्पर्मम, बी ऑप्शन दिया है ओलोसाइरा, सी ऑप्शन है ऑसिलेटोरिया एंड डी ऑप्शन है नॉस्टॉक। चलिए बताएंगे कि मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कौन सा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए बताएंगे फटाफट से। 47 मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो आपको धान के खेतों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये होता है ओलोसाइरा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नॉस्टॉक एनाबिना कहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये आप पढ़ते हो, नॉस्टॉक एनाबिना कहाँ पर पढ़ते हैं बताइए फटाफट से। नॉस्टॉक और एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कहाँ पर पढ़ते हो, तो जो रूट होती हैं, किसकी रूट, कहेंगे कि जो आपकी दालें होती हैं उनके रूट्स में देखने को मिलता है ना। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड ऑन, जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं प्लाज्मिड में, इपीसोम में, मीजोसोम में या फिर न्यूक्लियाइड में। कहाँ पर देखने को मिलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मीजोसोम में देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ये काम करता है जैसे कि हायर सेल्स में आपका काम करता है, तो बताएंगे कि हायर सेल्स में पाया जाता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो लोअर सेल्स जो बैक्टीरियल सेल होती हैं उनमें उसी के समान संरचना पाई जाती है जिसको मीजोसोम कहा जाता है, और मीजोसोम ही रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है भाई, मीजोसोम ही रेस्पॉन्सिबल होता है जीवाणुओं में श्वसनीय एंजाइम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर ऑफ सेलेजिनेला इज, सेलेजिनेला के प्रकंद की आकारकीय प्रकृति क्या है। रूट लाइक, स्टेम लाइक, बोथ रूट एंड स्टेम लाइक या फिर राइजोइड लाइक। कैसा होता है राइजोफोर, चलो राइजोफोर के लिए बताएंगे। राइजोफोर जो स्ट्रक्चर होता है सेलेजिनेला में उसका कैसा आकार होता है, वो किस टाइप का होता है। चलिए भाई राइजोफोर की आकार की प्रवृत्ति कैसी होती है। ठीक है, क्या बता रहे हैं, राइजोइड, राइजोइड तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो रूट लाइक बिहेव करता है और कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से कह सकते हैं स्टेम लाइक।
तो बोथ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बोथ हो जाएगा, बोथ बोथ रूट एंड स्टेम लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनाटॉमी ऑफ पाइनस निडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ। पाइनस निडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव है मीसोफाइट, जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या फिर इपीफाइट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सी होगा, क्योंकि इनके करेक्टर कुछ ऐसे होते हैं राइजोफोर के, जो कि मॉर्फोलॉजिकल नेचर के इन जनरल होते हैं। कई जगह इनको जड़ जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन कई जगह ऐसा कहा जाता है इनमें कोई ऑर्गन वगैरह होता नहीं है, तो इसी वजह से इनको कह लिया जाता है कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बोथ आ जाता है। चलो, द एनाटॉमी ऑफ पाइनस निडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ मीसोफाइट प्लांट, जीरोफाइट प्लांट, हाइड्रोफाइट प्लांट या फिर इपीफाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए चलो भाई फटाफट से बता दो, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। पाइनस निडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव कैसा होता है? हाँ, तो बहुत बढ़िया, ये होते हैं कैसे? जीरोफाइट्स की तरह होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? जीरोफिटिक प्लांट्स की तरह होते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस किसका बेसिक फीचर है? साइकस का, पाइनस का, इफेड्रा का या फिर नीटम का? इनमें से किसका बेसिक फीचर है? चलिए भाई, पर्ण मेखला अनुबंध कहलाता है ये। गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस किस में देखने को मिलता है? गर्डलिंग लीफ ट्रेसेस, चलो तो ये आपका साइकस में होता है। ठीक है, साइकस के तने में, साइकस में ऐसा देखने को मिलता है। साइकस ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन सी कैसे बता रहे हैं भाई? साइकस में होता है ऐसा। ठीक है, ये आपको साइकस में देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेंट इरा, अभी कहेंगे रिसेंट का इरा कौन सा है? सीनोजोइक है, मिजोजोइक है, प्रोटेरोजोइक है या फिर आर्कियोजोइक है? इनमें से कौन सा जो अभी आधुनिक महाकल्प के नाम से जाना जाता है? चलो भाई, नीचे दिए गए विकल्पों में बताइए फटाफट से कि अभी का जो एरा है वो कौन सा आधुनिक है। ठीक है, आधुनिक एरा, तो ये हो जाएगा आपका क्या? सीनोजोइक, है ना भाई। सीनोजोइक अभी आपका रिसेंट वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलो, सीनोजोइक के बाद आपका मीसोजोइक आता है, फिर पेलियोजोइक, उसके बाद प्रोटेरोजोइक और सबसे लास्ट में, मतलब सबसे पुराना वाला, लास्ट वाला आर्कियोजोइक। बिल्कुल ठीक है, सबसे लास्ट वाला, हाँ विनोद कुमार जी, सबसे लास्ट वाला आपका है आर्कियोजोइक। ठीक है, चलो बायो ब्लूम जी, आप तो गायब हैं भाई, कहाँ हैं आजकल? बायो ब्लूम जी आप तो दिख ही नहीं रहे हैं क्लास में, क्यों भैया गायब हो रहे हैं? बड़े दिनों बाद आप आई हैं क्लास में, कहाँ रहती हैं? क्लास के टाइम पे आप मैराथन में भी नहीं थी, आप बाकी क्लासेस में भी नहीं रहती हैं, आप तो रेगुलर बच्चों में हैं, फिर क्यों आपका कहाँ जा रही हैं आजकल? पता ही नहीं चल रहा है। चलो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉसिल्स आर फाउंड इन, जीवाश्म पाए जाते हैं कहाँ पर? दिया है आग्नेय शैलों में, जिनको इंजियस रॉक्स कहा जाएगा। क्वार्ट्स में पाई जाती हैं, सॉइल्स में या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में? ये क्वेश्चन भी देखा गया था। मैम तबीयत सही नहीं है, अच्छा ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, अच्छा, फॉसिल्स जनरली कहाँ पर देखने को मिलते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल्स जनरली कहाँ पर देखने को मिलते हैं? बताइए फटाफट से, फॉसिल्स कहाँ पर ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे? ठीक है, तो चलो ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर? अवसादी चट्टानों के नीचे, है ना, अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन। लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी सिस्टेमा नेचुरी में,
स्पीसीज प्लांटेरम में, जेनेरा प्लांटेरम में, या फिर फिलोसफिया बोटेनिका में? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 के लिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए कैरोलस लिनियस ने दिया है कि जो द्विपदनाम वाली पद्धति दी थी उसको सबसे पहले कहाँ पर प्रकाशित करवाया था, उनकी बुक में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो वो कौन सी बुक थी जिसमें उन्होंने बताया था? चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। 54 के लिए बता रहे हैं क्या? ए ऑप्शन। अच्छा जी, और आगे लोग आगे बताइए। सिस्टेमा नेचुरी बता रहे हैं। सिस्टेमा नेचुरी होगा कि इसमें आपका ये होगा स्पीसीज प्लांटेरम होगा? आई थिंक ये जाएगा ना, स्पीसीज प्लांटेरम में करवाया था। नहीं, आज मैराथन नहीं है, आज आपकी रेगुलर क्लास है जो चलती है। आपकी जो 60 क्वेश्चन वाली रेगुलर क्लास है वो चलती है, जो वो है। ऑप्शन बी होगा इसमें, सिस्टेमा नेचुरी नहीं, इनकी जो दूसरी बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम, उसमें इन्होंने बताया था। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। और इसमें जो द्विपदनाम वाली पद्धति के बारे में बताया था, क्या फर्स्ट पूछा है? लिनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। इसमें डाउट है, थोड़ा सा इसमें डाउट है, तो इसको हम बता देते हैं आपको देख के। ठीक है, ओके, लेट मी चेक। नहीं भाई, स्पीसीज प्लांटेरम ही होगा, स्पीसीज प्लांटेरम ही होगा, इसी में सबसे पहले दिया था। ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम ही होगा, सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ था वो इसी में हुआ था। ठीक है, इनकी दूसरी बुक है स्पीसीज प्लांटेरम, जो कि 1753 में प्रकाशित हुआ था, यही सही है। ठीक है, चलो कंफ्यूज मत हो आप लोग, 1753 में सबसे पहले प्रकाशित किया था और यही सही है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। हाँ, बी ही होगा, बी होगा भाई। चलो बी होगा, बी, कंफ्यूज मत होइए। स्पीसीज प्लांटेरम जो कि 1753 में सबसे पहले ये कब, 1753 में इन्होंने प्रकाशित करवाया था। और जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने बताया था वो इसी में आया था। इसमें दो चीजें बताई थी, एक स्पीसीज और दूसरा है, एक स्पीसीज थी और दूसरा, सॉरी, एक जीनस है पहला और दूसरा क्या था, स्पीसीज था। तो ये दो चीजें इन्होंने बताई थी, है ना, जीनस और स्पीसीज के लिए बताया था, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी, जेनेरा प्लांटेरम, ये किसकी बुक है? तो ये बेंथम एंड हुकर के द्वारा दी गई थी, है ना, बेंथम एंड हुकर की बुक जेनेरा प्लांटेरम है, जिसमें इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए बताया था। चलिए भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। आयरन डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन, लोहे की कमी से पत्ती में होता है लीफ टिप नेक्रोसिस, लीफ टिप नेक्रोसिस होता है, स्मॉल लीव्स डिसीज होता है, डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर इंटरवेनल क्लोरोसिस अपीयरेंस फर्स्ट इन यंग लीव्स। चलो आयरन डिफिशियंसी क्या होती है? हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर कर लिया है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। 45 कहाँ से आ गया भाई? अभी तो हम 55 की बात कर रहे थे। ठीक है, चलो ये 45 नहीं है आपका। अच्छा, क्वेश्चन भी ज्यादा हो गए होंगे तब।
चलो अच्छा ठीक है, चलो ये नंबर मिस्टेक हो गया है, 55 है ये। ठीक है, 55 क्वेश्चन है। आयरन डिफिशियंसी की वजह से होने वाला चेंज क्या है? चलिए आगे बताइए। आयरन डिफिशियंसी की वजह से लोहे की कमी से पत्तियों में क्या परिवर्तन होता है? चलो भाई, हाँ तो इसकी कमी से क्या होता है? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर हो नहीं पाता है ना। और जो क्लोरोसिस देखने को मिलता है अपीयरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स, जो छोटी छोटी नई नई पत्तियां निकलती हैं उनमें क्या होता है? तो उनमें कहेंगे क्लोरोफिल बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 56 पे। ए फोटो सॉरी ए फाइटो हार्मोन इज, एक पादप हार्मोन है, इनमें से बताएंगे। ए फाइटो हार्मोन इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड, सिंथेटिक सब्सटेंस, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं? ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताएंगे। फाइटो हार्मोन, तो फाइटो हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल भी होते हैं और उनको क्या है, उनको सिंथेटिक टाइम से भी बनाया जा सकता है, मतलब कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बोथ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन, क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित है कहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन है आपका आइनोस्फीयर में, बी ऑप्शन है मीसोस्फीयर में, सी ऑप्शन है स्ट्रेथोस्फीयर में, या फिर ट्रोफोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, क्वेश्चन नंबर 57 के लिए, क्षतिग्रस्त ओजोन परत कहाँ पर है आपकी? ठीक है, तो ये है इन जनरल जो पाई जाती है वो है आपकी स्ट्रेथोस्फीयर में। क्यों भाई, कहाँ पर पाई जाती है? स्ट्रेथोस्फीयर में। यदि क्या है, यदि ओजोन, ओजोन क्या है, यदि क्षोभ मंडल में पाई जाती है तो ये नुकसानदायक होती है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है ना। तो यदि क्या है, और ये क्षोभ ये आपका पाया जाता है कहाँ पर? लगभग कितना, 10 से 8-10 किलोमीटर के आसपास होता है ना भाई। तो अगर यहाँ पर ओजोन पाई जाती है तो ये काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है कैंसर वगैरह के लिए, आंखों में ज्यादा जलन होती है। ठीक है, तो ये अगर ट्रोफोस्फीयर में पाई जा रही है तो नुकसानदायक होती है। स्ट्रेथोस्फीयर में पाई जाती है जो कि अब धीरे धीरे वो भी क्या है, आपको पता है, पराबैंगनी किरणों को वो रोकती है, लेकिन बहुत सारे प्रदूषण की वजह से वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर फैगोसाइट्स इन लीवर्स, लीवर में भक्षी कोशिकाएं कौन सी हैं? कफलर सेल्स, एकिनर सेल्स, डाइटर सेल, या फिर हेंसन सेल्स। चलो फैगोसाइटिक सेल्स इन लीवर, लीवर में जो जीवाणुओं का, ये बाहर से आने वाले जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनका भक्षण करके क्या करती हैं, तो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं उनको बचाती हैं। कौन सी सेल हैं? चलिए भाई बताएंगे कौन सी सेल हैं जो कि लीवर में पाई जाती हैं और वो फैगोसाइटोटिक नेचर की होती हैं, भक्षण कोशिकाएं कहलाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये हैं कफलर सेल्स, है ना, सॉरी कुफर सेल्स, कुफर सेल्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैकॉब्स इरपान जैकॉब्स ये क्या है? जैकॉब्सन्स ऑर्गन होगा ना यहाँ पर। हाँ चलो जैकॉब्स, चलो इरपन या इज कंसर्न विथ, चलो ये क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं, किससे संबंधित है बताइए। हाँ चलो ये ऑर्गन है, जैकॉब्सन ऑर्गन, इतना मिस्टेक होता है, ऑर्गन इज कंसर्न विथ, जैकॉब्सन का ऑर्गन किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है स्मेल से, बी ऑप्शन है बरोइंग से, सी ऑप्शन टच से, या फिर विजन से। चलो किससे रिलेटेड होता है जैकॉब्सन ऑर्गन, किससे रिलेटेड होता है? तो कहेंगे कि ये रिलेटेड होता है किससे? स्मेल से, है ना, रेप्टाइल्स वगैरह में पाया जाता है, स्मेल से रिलेटेड होता है।
सर्प वगैरह में, सर्प में मधुमक्खी, सॉरी सर्प में हो गया, उसके अलावा छिपकलियों में भी पाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हाँ, ऑर्गन होगा, ऑर्गन ही लिखा है, ये गलत बस वो मिस्टेक हो गया होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। कोई बात नहीं, लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, डिलीट नहीं होगा, आपके चैनल पे पड़ा रहेगा। सत्यम पटेल जी, आप जाइए आराम से, जब आपका मन करेगा तब देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, हाँ, तो ये किससे रिलेटेड है? ये स्मेल से रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एन एम्ब्रियो ऑफ चिक विथ 4 पेयर ऑफ सोमाइट्स इज, 4 जोड़े सोमाइट्स के साथ जो भ्रूण होता है वो कौन सा होता है? 20 आवर्स ओल्ड, 22 आवर्स ओल्ड, 24 आवर्स ओल्ड, या फिर 18 आवर्स ओल्ड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से बता देंगे। ठीक है, चलो क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 60 है। ठीक है भाई, एन एम्ब्रियो ऑफ चिक विद 4 पेयर्स ऑफ सोमैटिक कितने टाइम का होता है? तो ये होता है कितने टाइम का? 4 पेयर में पूछा है, 4 पेयर में होता है आपका 24 आवर का, है ना? 24 आवर का 4 पेयर में होता है, और 33 आवर का होता है 13 सोमैट्स में। हाँ, नंबर में मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, मैम क्या है मैम, एमपी टेट के लिए भी ये क्लास ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं भाई। एमपी टेट में आपका अलग से, साइंस में तो वही पूछा जाता है, आप यूपी एमपी बिहार कहीं पर भी पढ़ रहे हो, साइंस में आपका सेम ही आता है, ऐसा कुछ चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, बाकी आपके लिए जो सूचनाएं हैं वो यही हैं कि आपके बैचेस चल रहे हैं यूपी टेट के लिए, प्राइमरी लेवल का, जूनियर लेवल का। उसके अलावा आपको पता है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय वाले फॉर्म भी आ गए हैं लगभग, तो वो भी भरे जाएंगे, उसके भी फॉर्म, उसके भी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो ये संघर्ष बैच आपका चल रहा है यूपी टेट के लिए, प्राइमरी और जूनियर लेवल का दोनों, आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे कोर्सेस आपको और दिख जाएंगे सारी चीज़ों के लिए। आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी वाला प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है, जीआईसी के लिए, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए, उसके अलावा आपका सीटेट का भी अभी नया बैच, ठीक है, स्टार्ट हो गया है। यूपी टेट के लिए, एसटेट के लिए स्पेशली आपकी मैराथन करवाई जा रही है। अभी जिन बच्चों के सब्जेक्ट वाले पेपर हैं उनके लिए तो खासकर हमने अभी 2 मैराथन करवाई हैं 8-8 घंटे की लगभग, तो वो क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं। ठीक है, DSSS, बीपीएससी, एनवीएस, केवीएस का भी जैसा कि आपको पता है फॉर्म आ गया है शायद। ठीक है, तो वो भी आपकी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये रहा आज आपके लिए। बाकी आप क्या करिए, तो जाइए आप भरोसे का प्रतीक जो आपका चैनल है द स्मार्ट विजन क्लासेस, इसको आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप में आपको पीडीएफ वगैरह सारे मिल जाएंगे, क्लासेस के शेड्यूल आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आपके क्लासेस चल रही हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि ये क्लास बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ मैम, टीजीटी पीजीटी के लिए आपका नोट्स मिल जाएगा, क्लासेस चलेंगी पूरा का पूरा बैच चलेगा उसके लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, सत्यम पटेल जी। ठीक है भाई, और क्लासेस के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए, बाकी किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं तो फिर क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी होगी अगेन कल आपकी 11 बजे से। ठीक है, और ये आपकी रेगुलर क्लास है जो कि 2 घंटे की लगभग होती है प्रैक्टिस सेशन की, और स्पेशली जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अभी एलटी ग्रेड का पेपर भी है आप लोग का 17 जनवरी को। ठीक है, तो एलटी, उसके अलावा टीजीटी पीजीटी, टीजीटी का भी मे भी पॉसिबिलिटी है कि एक बार पेपर आपका हो जाए दिसंबर में, जो आपकी डेट दी गई है, तो देखा जाएगा। बाकी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कंटिन्यू रखिए। कब पेपर करवा लें टीचर का कोई भरोसा नहीं है ना, सॉरी सरकार का कोई भरोसा नहीं है। तो आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखिए, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। जिस दिन भी आपकी डेट आ जाएगी उस दिन आप पूरी तरह से तैयार रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिए,
खाते पीते रहिए।